साल 2017, जगह पीएसजी, प्लेयर नेमार। ये वो मोमेंट था, ये पीएसजी हिस्ट्री का वो पल था जहां पर उन्होंने एक्चुअली में समझ लिया था कि यूरोपियन या फिर फुटबॉल वर्ल्ड के अगर मैप की बात करें तो वहां पर पीएसजी ने अपनी छाप छोड़ दी थी। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई एरा गहरा नत्थु गहरा नहीं, बल्कि आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक ऐसा प्लेयर साइन किया था जो इंस्टाग्राम पे जिसके 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर होने वाले थे। और यहां पर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी के बाद अगर कोई तीसरे बंदे को जानता है तो वो नेमार जूनियर था। लेकिन आज अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की बात करें फुट मर्सेटो, लगभग 6 साल बाद 2023 में, तो ये कहानी निकल के आ रही है कि नेमार मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकता है। और इस रेस में सिर्फ यूनाइटेड नहीं बल्कि चेल्सी भी है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग इस पे कम फोकस करेंगे कि ये चीज होगी या नहीं होगी, बल्कि एक्चुअली में एक बड़ा फोकस इस पे रखेंगे कि इस चीज के लिए एक्चुअली में जो कहानी है वो स्टार्ट हो कहां से रही है और हो क्यों रही है। वीडियो में मेरा ज्यादा फोकस यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, क्योंकि चेल्सी और नेमार के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे काफी कवर कर रखा है। अब देखो, इस कहानी के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि नेमार ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है भी कि नहीं, और अगर नहीं है या फिर है तो ऐसा है क्यों। अब देखो, इसका सबसे क्लियर एग्जांपल ये है कि पूरी कहानी का जो ओरिजिन है वो इसलिए भी होता है क्योंकि नेमार नहीं बल्कि पीएसजी नेमार को सेल करना चाहती है, और इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले अगर इंजरी रिकॉर्ड की बात करें तो देखो, ये कोई भी डाउट नहीं है कि नेमार डेफिनेटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर है। और यहां पर उसने अपने 170 प्लस गेम्स में 117 गोल मारे और इतने ही लगभग असिस्ट करे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जहां उसने 170 गेम खेले वहां पर उसने 117 गेम्स मिस करे हैं, और ये सिर्फ एक ही कारण की वजह से हुआ है, और वो है इंजरी। लगभग अपने 6 साल के पीएसजी करियर में उसने 117 गेम्स मिस करे हैं। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं। लगभग अगर आप ऑन एवरेज भी देखो तो यहां पर 20 गेम्स उसने मिस करे हैं हर सीजन। मतलब 50-45 का तो एक सीजन होता है, और उसमें से भी उसने यहां पर लगभग 33% उसने गेम्स मिस करे हैं। अब यहां पर थोड़े नंबर्स की और बात करें तो अगर उसके लीग 1 मिनट्स, यानी कि फ्रांस की जो डोमेस्टिक लीग है, अगर उसको भी मैनेज की बात करें तो 48% ही उसने लीग 1 मिनट्स को खेला है। और अगर उसका सिंगल हाईएस्ट की बात करें तो अपने पूरे पीएसजी करियर में उसका जो हाईएस्ट था वो सिर्फ 54% है। और ये बताता है कि एक्चुअली में नेमार पीएसजी की जर्सी में जितना उसने खेला है, जब उसने इतना परफॉर्म करा है, अगर वो सारे ही मैचेस को खेलता तो वो कितना परफॉर्म करता। लेकिन एक्चुअली में फुटबॉल वर्ल्ड में जब बात पैसों की होती है तो सिचुएशन इफ पे नहीं चलती, सिचुएशन चलती है जो कि पेपर पे और डेटा बताता है। और डेटा बताता है कि इंजरी रिकॉर्ड नेमार का बहुत ज्यादा है। अब इसको अगर थोड़ा कंपेयर करें, उसके बार्सिलोना के सीजन थे तो वहां पर उसने जितने भी 3-4 सीजन स्पेंड करे थे, उस टोटल में यहां पर सिर्फ 23 गेम मिस करे थे उसने इंजरी के कंसर्न में। तो कह सकते हो कि आप उसका इंजरी रिकॉर्ड हमेशा से रहा तो है, लेकिन पीएसजी में आने के बाद यहां पर वो चीज बद से बदतर हो गई, और इतनी कि यहां पर एक्चुअली में काफी सारे फैंस अब नेमार को एक प्रॉब्लम मानते हैं अगर हम पीएसजी के एक स्टेबल फ्यूचर को देखते हैं। अच्छा, इसके पीछे दूसरा रीजन है यहां पर वेज और स्ट्रक्चर का। अब देखो, अगर हम किसी भी प्लेयर की सैलरी पे बात करते हैं ना, तो हमको उस 2 चीजों पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि पर्पस का और किस इंटेंशन से यहां पर क्लब ने उसको बाय किया है। अब देखो, यहां पर अगर पेरिस सैन जर्मेन के पर्पस की बात करें तो 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव थे जो कि उन्होंने नेमार ट्रांसफर से अचीव करने थे। पहला था यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखो, ये तो डाउट हो सकता है कि क्योंकि यहां पर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था चैंपियंस लीग, वो यहां पर अभी तक नहीं आया, बल्कि नेमार क्या है, एम्बापे और मेसी के बाद भी पीएसजी इन तीनों के साथ अभी तक अचीव नहीं कर पाई है। तो इस पे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो नेमार को कि अपने 6 साल के पीएसजी करियर में उसने पीएसजी को जो उनकी ऑब्जेक्टिव था उनके पर्सपेक्टिव से उस पे खरा नहीं उतरा है। लेकिन जब पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक बेनिफिट, वहां पर नेमार ने, मेरे को लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि नेमार आज के टाइम में फुटबॉल में नहीं बल्कि अक्रॉस द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट मार्केटेबल प्लेयर है, जिसने अपने दम पे शायद से सिर्फ जर्सी सेल्स के थ्रू अपना यहां पर ट्रांसफर फी भी दे दिया होगा पीएसजी को। तो ये तो कंफर्म है कि उसकी वजह से जितनी स्पॉन्सरशिप, जितना अट्रैक्शन, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज की हम बात करें, उस एरिया रीजन की बात करें, तो यहां पर जो नेमार की वजह से पीएसजी का फुट होल्ड आया है, जो फुटप्रिंट विजिबल हुआ है, वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहां पर आप पहले को तो कर दोगे,
लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी ये सारी इंजरीज की बात करें, आपके अल्टीमेट ऑब्सेशन की बात करें, क्योंकि आज के टाइम पे जब एम्बापे और मेसी जैसे बड़े प्लेयर, सर्जियो रैमोस की बात करें, हकीमी की बात करें, मार्किनियोस, डोनारुमा की बात करें, तो कहीं ना कहीं नेमार पे जो डिपेंडेंट थी फुट होल्ड और फुटप्रिंट की, वो पीएसजी की कम हो गई है। और ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है चैंपियंस लीग का और आपके प्ले टाइम का। अब वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन दे नहीं पा रहा क्योंकि वो खुद इंजर रहता है। ऐसे में अगर हम वेजेस की बात करें तो वो थोड़ी सी थोड़ा सा हिला देने वाले नंबर्स हैं, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा कंपेयर करें प्रीमियर लीग से, तो जब ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि ऑफ कोर्स एरिक टेन हैग के वन ऑफ द की और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूनाइटेड की जर्नी में, वो यहां पर 240,000 यूरोस कमाते हैं पर वीक ग्रॉस, यानी कि बिफोर टैक्सेस। और अगर आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो नीचे घट के 120 पे आ जाती है। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, केविन डी ब्रुयने डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट मिडफील्डर इस अगर मॉडर्न जनरेशन की बात करें, तो यहां पर वो 400,000 कमाते हैं मैनचेस्टर सिटी में, और घट के वो 250 पे आ जाती है आफ्टर टैक्स की बात करें। लेकिन अगर नेमार की बात करें तो जहां एम्बापे 1.3 मिलियन एक हफ्ते कमाते हैं, मेसी 1.2 कमाते हैं, नेमार ज्यादा पीछे नहीं बल्कि 1.1 के आसपास कमाते हैं, और आफ्टर टैक्स की बात करें तो 600,000 हो जाती है। ऐसे में समझना पड़ेगा कि नेमार जितना पैसा ले रहा है, कहीं ना कहीं पीएसजी की हायरार्की की बात करें या फिर पीएसजी के सपोर्टर्स की बात करें, वो इस चीज से थोड़ा आउट ऑफ पेशेंस हो पा रहे हैं कि यार इतना पैसा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो सर्विस है वो यहां पर पूरी नहीं मिल रही। और इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं पीएसजी के सपोर्टर्स की बात करें या फिर हायर ऑफिशियल्स की बात करें, एक बैड इंप्रेशन उन पे ही पड़ रहा है कि नेमार अपने बिहेवियर को लेके या फिर अपने एटीट्यूड को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरियस नहीं है। अब देखो, हाल ही में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मार्सा ने ये चीज रिपोर्ट करी थी कि जब यहां पर इतने इंपॉर्टेंट क्लैशेस उसने मिस करे हैं, चैंपियंस लीग की बात करें, इस बार बायर्न के अगेंस्ट भी वो बाहर था, तब यहां पर नेमार पार्टी करते हुए दिखे थे। और ये इस साल की नहीं बल्कि हमेशा से कहीं ना कहीं होता हुआ है हर कुछ टाइम के बाद। अब इन सारे कारनामों में यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कहां गिरती है? अब देखो, तुमको समझना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और नेमार की स्टोरी में दो अलग पर्सपेक्टिव है। अब सबसे पहले यहां पर मैं तुमको ये बताता हूं कि मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई सेंस बनता नहीं है नेमार के लिए जाना। अब एक टाइम पे आपको लग सकता है कि यहां पर नेमार की वजह से एक अट्रैक्शन हो सकता है और एक पब्लिसिटी या फिर एक ऐसा फिगर आ सकता है जो कि यहां पर अट्रैक्शन और जो आई वॉचिंग है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे और बड़ी कर देगी। लेकिन मेरा यहां पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब है, और ऐसे में उसको सोलली एक प्लेयर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो ट्राई कर सकते हैं अंटिल एंड अनलेस इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी, और ऑलरेडी ये वो कर चुके हैं 2021 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, जो कि पहले सीजन काफी सही गया था, लेकिन उसके बाद चीजें काफी खराब हो गई थी, जो कि आपको ही पता है और मुझे ही पता है। तो नेमार को लेके मेरे को लगता नहीं कि ऐसा ये एकमात्र फैक्टर है जो कि आपको पूरी तरीके से कन्विंस कर देना चाहिए। दूसरा चीज यहां पर ये है कि जब मैंने ब्रूनो फर्नांडिस का एग्जांपल बताया, और दूसरी तरफ अगर मैं नेमार के सैलरी की बात बताऊं, तो यहां पर दो चीजें होती हैं। पहले तो क्या यूनाइटेड पे ऐसा पैसा है भी, और दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली में इस पूरी स्टोरी में जितना जितना गेम यहां पर यूनाइटेड के हाथ में नहीं ना, उससे 3 गुना गेम पीएसजी और नेमार के हाथ में, क्योंकि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को कन्विंस नहीं करना कि वो नेमार को खरीदे, बल्कि एक्चुअली में सारे मिलकर, चाहे पीएसजी की बात करें, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, चाहे सपोर्टर्स की बात करें, सबको नेमार को कन्विंस करना है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर ज्वाइन करना है। अब देखो, इसमें भी दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नेमार का जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक था, उसने वो खुद ही एक्सटेंड कर दिया 2027 तक। ये आपको एक चीज बताता है कि उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि वो पेरिस में बहुत ज्यादा खुश है, और ऑफकोर्स जो पेरिस का लेविश लाइफस्टाइल है, और जो यहां पर उसमें पीएसजी के इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें या फिर खुद हम यहां पर उसके स्पोर्टिंग पर्सनल एम्बिशन की बात करें, तो वहां पर आप क्वेश्चन नहीं खड़े कर सकते। दूसरी चीज, जब आप यहां पर नेमार को कन्विंस करोगे तो उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि पीएसजी को सेल करे वो, या फिर पीएसजी को वो छोड़े। अब ये ऐसे हो सकता है कि पीएसजी कहे कि नहीं, हमको ट्रांसफर फी ज्यादा नहीं चाहिए, हमको 40-50 दे दो। नेमार के लिए 40-50 31 एज का है तो ठीक है, काइंड हो सकता है, कायदे से इतना भी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन दूसरी चीज यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से है कि अगर आपने कन्विंस भी कर दिया कि नेमार पीएसजी को छोड़ दे, तो कि बहुत बहुत अनलाइकली है, क्योंकि उसको पैसा बहुत मिलता है। आप ये कैसे कन्विंस करोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वो क्लब होना चाहिए जो वो ज्वाइन करे? यहाँ पर क्या मैनचेस्टर सिटी नहीं हो सकती? क्या यहाँ पर, आप सही बताया तो चेल्सी नहीं हो सकती? क्या यहाँ पर कोई और क्लब नहीं हो सकता जो कि नेमार की सर्विस ले सके? दूसरी चीज ये है कि जब ऐसी बात हो जाएगी कि नेमार ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल, क्या सऊदी अरेबिया यहाँ पर हंट नहीं करेगा?
और क्या पैसों के मामले में यूनाइटेड बीट कर सकती है? सिर्फ एक फैक्टर में बीट कर सकती है, अगर नेमार का पर्सनल एम्बिशन यहाँ पर एक्चुअली में यूरोपियन फुटबॉल को ओन करना हो। और तुमको पता ही है कि पिछले कुछ टाइम में उसने इंटरव्यूज दिए हैं कि वो फुटबॉल से रिटायर भी हो सकता है अपनी एज से थोड़ा, मतलब 33, 34, 35 के आसपास भी। तो ऐसे में नेमार को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी से भी बहुत कम जगह मिलेगा। अच्छा, एक बड़ा रीजन ये भी है कि आज के टाइम पे आप नेमार के अराउंड स्क्वाड बिल्ड नहीं कर सकते, चाहे नेमार कितनी ही बड़ी अट्रैक्शन हो। बट नेमार का जो इंजरी रिकॉर्ड है, नेमार का जो स्ट्रक्चर है और नेमार का जो प्ले स्टाइल है, आप उसके रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए स्क्वाड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन 1 साल के लिए कोई स्क्वाड बिल्डिंग नहीं, बल्कि स्क्वाड अडेप्टेशन होती है, जो कि स्क्वाड के हाथ में नहीं या क्लब के हाथ में नहीं, बल्कि मैनेजर के हाथ में होता है, जो कि उस प्लेयर को अपने अंडर खिला रहा है। अच्छा, कुछ जो बड़ी चीज़ें हो सकती है जो कि मेरे को लगता है कि इस पूरे स्टोरी में यहाँ पर डिपेंड करती हैं, वो ये है कि यहाँ पर यूनाइटेड ये चीज़ सोच भी नहीं सकती तब तक जब तक ग्लेजर्स यहाँ पर ओनर्स बने रहेंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि जब यूनाइटेड को ये पता है कि उसको एक नंबर आउट एंड आउट नंबर 9 स्ट्राइकर चाहिए, वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो नेमार पे कैसे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हैरी केन और विक्टर ओसिमन प्राइम कैंडिडेट हैं। और ऐसे में तुमको लगता है कि ग्लेजर्स फैमिली यहाँ पर विक्टर ओसिमन, हैरी केन लगभग 100-120 की बात करें, और उसके ऊपर से भी यहाँ पर 50-60 ट्रांसफर फी, और उसके बाद लगभग 100 से 150 मिलियन का सैलरी पैकेज देना पड़ेगा नेमार को एटलीस्ट। तो इतना पैक, क्योंकि 4 साल का तो कासिमीरो ने भी मांगा था। अब यहां पर नेमार भी 1-2 साल का नहीं बल्कि 3 या 4 साल का ही मांगेगा। दूसरी बड़ी चीज यहां पर यह है कि यहां पर यह भी डिपेंड करता है कि यूनाइटेड अपने यहां पर बिल से किन किन को निकालेगी, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे भी है, तुम जैसे काफी लोग तुम में से कहेंगे कि क्योंकि जेडन सैंचो हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, एंटनी नहीं कर रहा, तो नेमार एक ऐसा प्लेयर है जो कि है, मैं मानता हूं कि नेमार बार लेवल है। अगर एंटनी की बात करें, सैंचो की बात करें, नेमार के आसपास भी नहीं आता। लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम जेडन सैंचो की बुराई कर रहे हो या फिर जेडन सैंचो क्रिटिसाइज कर रहे हो और तुम ये सॉल्यूशन देते हो कि हमको जेडन सैंचो सेल करना पड़ेगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जेडन सैंचो लगभग 450,000 कमा रहा है पर वीक। ऐसे में उसको सेल कैसे करोगे? और जब उसके लिए आपने 90 मिलियन खुद दिए हैं और अब क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस फ्लॉप आ रही है तो आप 90 मिलियन कमाओगे कैसे? और यही तो गलती यूनाइटेड ने हमेशा से करी है कि यूनाइटेड ने पिछले 10 साल में सिर्फ 6 ट्रांसफर ऐसे करे हैं जहां पर उनको प्रॉफिट हुआ है। ये यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के लिए इतना एम्बैरेसिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि यहां पर अगर हम ग्रीनवुड की बात करें, अब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ग्रीनवुड पे डिसीजन बनाने का भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि ग्रीनवुड आने वाले टाइम में यूनाइटेड की जर्सी में दिखेगा या फिर किसी और की जर्सी में दिखेगा। ओवरऑल खैर, मैंने तुमको पहले अपने इंस्टाग्राम पे बताया था कि यहां पर तुम अपने कमेंट, अपने ओपिनियन भी दो, जिसको मैं आज के इस वीडियो में फीचर भी करूंगा। देखो, सबसे पहले यहां पर अगर हम ओपिनियन की बात करें तो यहां पर हर्षवर्धन ये लिखते हैं कि रोनाल्डो के नखरे तो टेन हैग से सह नहीं पाया, नेमार के क्या सहेगा। खैर, इवेंचुअली थोड़ा टॉक्सिक वॉक्सिक हो गया था, लेकिन मैं जो इंटेंशन है वो समझ पा रहा हूं कि नेमार एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो कि शायद से टेन हैग की अथॉरिटी को हिला सकता है। रोनाल्डो के बारे में बात करें तो टेन हैग को ये पता था कि रोनाल्डो जब तक रहेगा, रोनाल्डो इज द अथॉरिटी, और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने का एक ही तरीका था टेन हैग पे कि उसको उसके प्लान से ही बाहर कर दो और रोनाल्डो को फीचर ही मत करो, और ऐसे में चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ऑफ कोर्स लाइक टेन हैग भी ठीक है, बट व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग आल्सो। आप ज्यादा उसमें कुछ कह नहीं सकते। खैर, इसी के साथ अगर हम अर्श खान की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि प्ले स्टाइल डजंट मैच, लो वर्क रेट है, कंसिस्टेंट नहीं है क्योंकि इंजरी प्रोन है, जिससे मैं भी काफी ज्यादा एग्री करता हूं कि आप इंजरी प्रोन के रिगार्डिंग आप कैसे उसके रिगार्डिंग बिल्ड करोगे और आप उसका भी बैकअप कैसे लेके आओगे, फिर मेरे को समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज यहाँ पर वेंकी लिखते हैं कि नेमार विल बी ओवर प्राइस्ड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एट दैट प्राइस दे कैन बाय बेटर प्लेयर लाइक खुइचा या फिर रफेल लियाओ। खैर, यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो खुइचा भी नहीं आएगा और रफेल लियाओ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ ओवर प्राइस्ड होगा इस मामले में नहीं कि ट्रांसफर फी कैसे है, इस मामले में कि सैलरी देनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि शायद से पीएसजी कल को ये कह दे फ्री ले जाओ, तो यूनाइटेड वहां पर 50-60 मिलियन बचा देगी। बट अगेन ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगर कतर के ओनर्स आ गए तो, क्योंकि कतर के ओनर्स और पीएसजी में जो 60 गांठ बन जाएगी वहां पर मामला हट जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पैसों की, बात हमने नेमार की नहीं करी है, क्योंकि आप यहां पर 50 मिलियन तो कम कर दोगे, लेकिन आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सैलरी देगी बाकी के साल की। खैर, इसी के साथ अगर जेमिनी की बात करें तो उन्होंने अपने रिस्पॉन्स में लिखा है, यूनाइटेड वुड प्रेफर एन आउट एंड आउट नंबर 9 हु इज फिजिकल, हैज स्पेस, नॉट इंजरी प्रोन टू रिप्लेस वेगहोस। अब इससे मैं आई थिंक 70-80% एग्री करता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि फिजिकल आपने यहाँ पर विक्टर ओसिमन का उठा दिया, पेस भी आपने उठा दिया। लेकिन अगर हम केन की बात करें तो केन इज जस्ट नॉट अबाउट आउट एंड आउट नंबर 9 फिजिकल, बट केन आपको एक ऐसी चीज देता है जो कि वर्ल्ड में है नहीं स्ट्राइकर्स के पास।
केन आई थिंक केन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू करीम बेंजेमा, बस करीम बेंजेमा थोड़ा और मोबाइल है, बट केन थोड़ा आर्टिस्टिक है। केन चीज़ों को निकालता है, केन क्रिएटिविटी में मेरे को लगता है कि थोड़ा और इलीट लेवल का है, बेंजेमा ओवरऑल थोड़ा इलीट ज़्यादा लेवल का है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस एपिसोड। ओवरऑल मेरा अगर कंक्लूजन तुम यहाँ पर मानोगे तो यार मेरे को लगता है कि नेमार की स्टोरी दिल के करीब है। थोड़ा बुरा लगता है नेमार के रिगार्डिंग ऐसा कह रहा है, क्योंकि नेमार और ईडन हज़ार्ड एक ऐसे प्लेयर्स थे जो सही में मेरे को क्रिस्टियानो मेसी के बाद ही रूल करते हुए दिखने थे। पर खैर, फुटबॉल इज क्रूअल। आज के टाइम पे हम हालैंड और एम्बापे पे व्यूज खींचने और उसकी बात करते हैं, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कभी अगर पन्नों को पीछे पलटेंगे तो नेमार और ईडन हज़ार्ड का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा।